BA तृतीय वर्ष षष्ठ सत्र हिंदी ऐच्छिक प्रश्न पत्र क्रमांक 15 अर्थात साहित्य शास्त्र 2 में आपका फिर से स्वागत है। कल की तासिका में हमने पाश्चात्य परंपरा के अनुसार नाटक के तत्वों पर विचार किया था, जिसके अंतर्गत कथावस्तु, चरित्र चित्रण, संवाद, देशकाल जिसे वातावरण भी कहा जाता है, भाषा शैली और उद्देश्य, इन 6 तत्वों को लेकर के चर्चा की थी। आज हम अन्य दृश्य काव्यों की ओर ध्यान देंगे। हालांकि मुझे श्रव्य काव्य की ओर जाना था, परंतु पाठ्यक्रम में दृश्य काव्य के अन्य प्रकार भी हमारे पाठ्यक्रम में हैं, जैसे नाटक की तरह एकांकी, ध्वनि नाटक या जिसको हम रेडियो नाटक भी कहते हैं या श्रुतिका भी कहते हैं, और फिर दूरदर्शन नाटक या जिसको हम दूरदर्शन सीरियल या धारावाहिक कहें, और आजकल वेब सीरीज नाम का जो प्रकार आ रहा है उस पर भी आज संक्षेप में बात करने का प्रयास करेंगे। देखिए, नाटक रूपक का एक प्रकार है। भारतीय परंपरा के अनुसार रूपकों के 10 प्रकार होते हैं, जिनमें नाटक, प्रकरण, भयान, व्यायोग, समविकार, डिम, इहामृग, अंक और चुलिका वगैरह ये सारे प्रकार आ जाते हैं। इनमें से कुछ ऐसे नाटक हैं जिनमें अंक कम हैं। उदाहरण के रूप में एक नाटक के लिए कम से कम 7 अंक होना जरूरी है भारतीय परंपरा के अनुसार, और एक प्रकरण के लिए जो रूपक का दूसरा प्रकार है उसमें कम से कम 10 अंक होना जरूरी है। ये पूरे रात भर खेला जाता था। संस्कृत में इसका एकमात्र उदाहरण मृच्छकटिकम है जो प्रकरण है, और व्यायोग वे नाटक होते हैं 1 अंक के जिनमें वीर रस प्रधान होता है। अंक में अंक शब्द से ही पता है कि वो 1 अंक का ही होता है। इस आधार पर एकांकी नाटक बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। हालांकि पाश्चात्य देशों में इनको कर्टन रेजर कहा जाता है। पाश्चात्य बड़े नाटक देखने के लिए जो लोग आकर के बैठते थे और कुछ लोग आने हो जाते थे, जब तक पूरा प्रेक्षाघर नहीं भर जाता था तब तक थोड़ी देर के लिए कर्टन रेजर के रूप में छोटे नाटक खेले जाते थे, और इन्हीं का रूपांतरण बाद में एकांकियों में हुआ है। ज्ञान विज्ञान के विकास के साथ ही परंपरागत नाट्य विधा भी बदलती गई है, चाहे वो पाश्चात्य नाट्य विधा हो या भारतीय नाट्य विधा हो। ये बदलती गई और उसमें कुछ नए नए भाग आने लगे, नए नए परिवर्तन होने लगे हैं, और समय के वेग के कारण, समय की वेगवती धारा के साथ, घड़ी की सुइयों के साथ चलती वर्तमान जिंदगी में साहित्य की हर विधा में चुस्त और आकार में लघु छोटे छोटे विधाएं लाने का बहुत बड़ा और गंभीर प्रयास किया है। ध्यान रहे, ये नाटक भले ही छोटे हों एकांकी के रूप में, परंतु इन नाटकों ने नाटकों से भी ज्यादा प्रसिद्धि पाई है, क्योंकि मनुष्य के सामने समय की कमी के कारण वो अब 3.5 घंटे के, 5 घंटे के बड़े बड़े प्रकरण नाटक देखने की जगह 20 मिनट के, 40 मिनट के एकांकी देखना ज्यादा पसंद कर रहा है। जैसा कि मैंने कहा था कि पाश्चात्य देशों में पूरी रात भर चलने वाले नाटकों को प्रेक्षकों के आने की प्रतीक्षा करते करते जो छोटे छोटे नाटक खेले गए उनको कर्टन रेजर कहा गया, और इन्हीं कर्टन रेजर के कारण बाद में जाकर के उनका एकांकी में रूपांतरण हुआ। और इसमें सबसे ज्यादा जो एकांकी प्रसिद्ध हुआ उसका नाम था द क्लॉ ऑफ मंकी, यानी बंदर का पंजा। ये एक फ्रेंच नाटक था जो पहली कर्टन रेजर या पहली एकांकी के रूप में बहुत प्रसिद्ध रहा। अब एकांकी
वर्तमान समय की ऐसी चुस्त दुरुस्त आकार में छोटी लेकिन प्रभाव में प्रखर ऐसी परमाणु विधा है, बहुत छोटी विधा है। देखिए, मैं क्रिकेट के बारे में थोड़ा सा यहाँ कहना चाहूँगा। पुराने ज़माने में टेस्ट क्रिकेट हुआ करते थे, आज भी हो रहे हैं, कल भी होंगे। वो क्रिकेट मैच 5 दिन तक चलता था, जिसमें दोनों टीमों को 2-2 बार बैटिंग करनी पड़ती थी। उसकी जगह बाद में 60 ओवर के एक दिवसीय क्रिकेट आ गया, जो कपिल देव ने जीता था वर्ल्ड कप, जिसका वर्ल्ड कप 60 ओवर का वर्ल्ड कप कपिल देव ने जीता। फिर बाद में जाकर के महेंद्र सिंह धोनी ने पहले 20 ओवर का और बाद में 50 ओवर का भी क्रिकेट जीत लिया। तो पहले क्रिकेट 5 दिन देखने का समय नहीं था, तो लोगों ने एक ही दिन में 60 ओवर तक की क्रिकेट शुरू की। फिर उसमें भी 10 ओवर की कटौती करके 50 ओवर की शुरू की, और फिर उसमें भी कटौती कर करके आज 20 ओवर की T20 खेली जा रही है, या 2020 क्रिकेट खेला जा रहा है। बिल्कुल इसी प्रकार से बड़े नाटकों से छोटे नाटकों, एकांकियों और आगे चल करके केवल एक दृश्य के छोटे छोटे नाटकों तक हम आ गए हैं। और इससे पहले मैंने नाटक की पाश्चात्य अवधारणा बताते हुए एक बात मैंने आपसे यह स्पष्ट की थी, वह यह थी कि एरिस्टोटल के पोएटिक्स इस ग्रंथ में उल्लेख करते समय नाटक के बारे में, खास करके त्रासदी नाटकों और कॉमेडी नाटकों में, और खास करके त्रासदी और कॉमेडी नाटकों के नायकों का उल्लेख करते समय एक महत्वपूर्ण अवधारणा रखी थी, जिसका नाम था संकलन त्रय। इस संकलन त्रय में स्थान, काल और उद्देश्य, इन तीनों में एकान्विति लाने के लिए जो प्रयास किए गए, उसका परिणाम यह हुआ कि एक नाटक में अनेक स्थान नहीं दिखाने चाहिए, एक नाटक में अनेक समय नहीं दिखाने चाहिए, एक नाटक में अनेक उद्देश्य नहीं होने चाहिए, अनेक एक्शन नहीं होने चाहिए, स्थितियां नहीं होनी चाहिए। इस पद्धति से संकुचित होते 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 समय का संकोच होता गया, स्थानों का संकोच होता गया, और आज वो नाटक या वो एकांकी ज्यादा लोकप्रिय होती है जिस एकांकी में एक ही दृश्य हो, दृश्य भी एक हो, ध्यान दें। मतलब पहले अनेक अंक थे, एक अंक में अनेक दृश्य हुआ करते थे, और अब एक आ गया कि एक अंक में एक ही दृश्य होना चाहिए। यहां तक यह कमी आ गई। एक महत्वपूर्ण बात और यह है कि वैज्ञानिक आविष्कार भी होते गए, लाउड स्पीकर आ गए, माइक आ गए, रंगभूषा बदल गई, नेपथ्य बदल गए। इसका भी परिणाम यह होता गया कि संकलन त्रयी के अंतर्गत बड़े बड़े नाटकों का छोटे छोटे नाटकों में रूपांतरण होने लगा, क्योंकि प्रेक्षकों के सामने बड़े बड़े नाटक देखने का समय नहीं, छोटे छोटे नाटक आ रहे हैं। यानी वैज्ञानिक आविष्कारों ने परंपरागत मंचीय सीमा को एक विस्तृत रूप में स्वीकार किया, और नए आकार प्रकार के नाटकों को नए नए माध्यम भी प्रदान किए। ध्वनि नाटक भी आ गए, जिसको हम रेडियो नाटक कहते हैं या रेडियो श्रुतिका कहते हैं, वो भी आ गए, केवल सुनने के नाटक आ गए। फिर कुछ ऐसे नाटक आ गए जो सिनेमा के रूप में दिखाए जाने लगे। फिर दूरदर्शन आ गया, दूरदर्शन के रूप में भी दिखाए जाने लग गए, अलग अलग धारावाहिकों के रूप में, आधे घंटे की एक कड़ी, फिर अगले हफ्ते दूसरी कड़ी। अब तो एक ही दिन में दो दो कड़ियों का भी प्रसारण होने लगा है। फिर उसके उपरांत अब जब सिनेमा, जब रंगमंच, सिनेमा, दूरदर्शन, इनकी भी कुछ अपनी मर्यादाएं आने लग गई, तो आज जिनके पास में इंटरनेट युक्त मोबाइल है, उनके लिए अनेक OTT प्लेटफॉर्म्स पर अनेक वेब सीरीज शुरू हो गई है। उसमें भी चित्रपट दिखाए जाते हैं, उसमें भी नाटक दिखाए जाते हैं, उसमें भी पुरानी सीरियल दिखाई जाती है दूरदर्शन की। तो एक नए युग में हम प्रवेश कर चुके हैं, जिनमें मनोरंजन के मायने बदल रहे हैं, जिनमें मनोरंजन की सीमाएं बृहत्तर से बृहत्तर होती जा रही हैं,
और कल प्रदर्शित हुई फिल्म अगर चित्रपट गृह में जाकर के देखने की इच्छा नहीं है तो 1 महीने के भीतर भीतर आप वो OTT प्लेटफॉर्म पर भी देख सकते हैं, जैसे MX प्लेयर पर देख सकते हैं, जैसे अमेजोन पर देख सकते हैं, जैसे हॉटस्टार पर देख सकते हैं। तो ये देखिए मनोरंजन का क्षेत्र कितना पैना, कितना विकसित और कितना मनुष्य के लगाव से जुड़ करके आ गया। देखिए गत वर्ष जय भीम जैसी फिल्म आई थी जिसको कोई थिएटर नहीं मिले कोरोना के कारण, लेकिन उसने OTT प्लेटफॉर्म पर इतनी ज़बरदस्त कमाई की और उसे बहुत, और आज भी देखिए मिशन कश्मीर फाइल्स जैसी फिल्म आती है, या फिर RRR जैसी फिल्म आती है, या फिर KGF चैप्टर 2 जैसी फिल्म आती है। तो इससे देखिए कि फिल्मों में OTT प्लेटफॉर्म पर कहीं भी देखिए, जो पुराने ज़माने में मुग़ल आज़म जैसी 3.5 घंटे की, मेरा नाम जोकर जैसी 4 घंटे की फिल्में होती थी, अब वो फिल्मों की जो दृश्य कालावधि है वो कम होते होते आ रही है। और कुछ तो OTT प्लेटफॉर्म पर क्विकी बनाए जा रहे हैं, 15-15 मिनट के कहानियाँ दिखाई जा रही हैं, या छोटे छोटे जिसे लघुवृत्त कहे गए जा रहे हैं। मैंने भी एक लघु चित्रपट का निर्माण किया 2018 में, जिसका नाम मराठी में किया था शोध द सर्च नाम से। उसकी भी मैं लिंक आपको दे दूंगा बाद में, कि 12 मिनटों में भी कहानी कही जा सकती है, 12 मिनटों में भी छोटी सिनेमा दिखाई जा सकती है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि दृश्य नाटक या दृश्य काव्य जिसको हम कहते हैं, जिसको रूपक कहते हैं, जिसको नाटक कहते हैं, वो एकांकी रेडियो नाटक, रेडियो श्रुति का से लेकर के फिर चित्रपट और उसके उपरांत दूरदर्शन धारावाहिक और फिर वेब सीरीज तक ये इतना बड़ा फलक व्याप्त किया है, और जिसमें अलग अलग पद्धति से अलग अलग रूपांकित हमारे सामने आते हैं। तो अब हम नाटक के बाद एकांकी पर विचार करेंगे। ये कहा जाता है कि एकांकी यांत्रिक युग की द्रुतगामिता मतलब वेगवान से और संघर्षशील जीवन की व्यस्तताओं का अनिवार्य परिणाम है। रेडियो का सशक्त माध्यम तथा स्कूल यानी पाठशाला, महाविद्यालय तथा अन्य अव्यवसायी रंगमंचों तथा सामाजिक संस्थाओं के द्वारा विशेष अवसरों पर बड़े नाटकों की अपेक्षा एकांकी मंचन के प्रति रुझान के कारण आज एकांकी एक स्वतंत्र विधा के रूप में विकसित हुई है। एक और महत्वपूर्ण बात, यहाँ विधि नाम का एक नाटक का प्रकार, रूपक का प्रकार में बताने का रह गया। नाटक, प्रकरण, भान, व्यायोग, समवकार, डिम, विधि, अंक और यानी इस प्रकार से जो 10 प्रकार के नाटक हैं, इनमें विधि नाम का भी एक नाटक है जिसको आज हम पथनाट्य कह सकते हैं। उसे रंगमंच की भी जरूरत नहीं है, रंगमंच की भी जरूरत नहीं। आप कहीं रास्ते पे बैठ जाइए, मंडलाकार बनाइए, गोलाकार बनाइए, लोग आते जाते लोग आपको देखेंगे, तो वो भी एक पथनाट्य बहुत ही महत्वपूर्ण एकांकी का प्रकार बन चुका है। क्योंकि आप देखिए कि व्यावसायिक नाटकों में बहुत खर्च होता है, बड़े बड़े अभिनेता, बड़े बड़े नाटककार, बड़े बड़े नेपथ्य, बड़े बड़े रंगमंचीय ये सारी चीज़ें, इसकी जगह हम स्कूल कॉलेजों में, पाठशालाओं, महाविद्यालयों में या अव्यवसायिक रूप से पथनाट्य खेले जाते हैं, जो कभी संदेश देने वाले होते हैं, जो कभी महिलाओं की समस्याओं के लेकर के कोई संदेश देते हैं, जो कभी हरिजनों की समस्या को लेकर कोई संदेश देते हैं, सामाजिक आवागमन की समस्याओं को लेकर के कोई संदेश देते हैं, या फिर पर्यावरण के कोई किसी समस्या को लेकर के संदेश देते हैं। ऐसे सभी संदेशों से युक्त छोटे छोटे नाटक, जहाँ बड़े बड़े प्रेक्षागृहों में, बड़े बड़े रंगमंचों पर लोग आ नहीं सकते, तो लोगों में जा करके, और इसमें एक नाम बहुत महत्वपूर्ण है जिन्होंने पथनाट्यों में बहुत बड़ी क्रांति की, जिनके पथनाट्य सफदर हाशमी उनका नाम, उन्होंने जो सामाजिक समस्या रखी पथनाट्यों के माध्यम से, तो प्रस्थापित लोगों ने उनकी हत्या भी कर दी, परंतु उनकी मृत्यु के बाद भी उनकी पत्नी ने उस नाटक को पूरा, पथनाट्य को पूरा किया, तब तक वह सांस नहीं ली। तो ये जो एक प्रकार से समर्पण रहता है लोगों का, कलाकारों का हो, नाटककारों का हो, संगीतकारों का हो, गायकों का हो, जो भी जिस भी माध्यम से आप ये देखते हैं, वो समर्पण भी यहाँ बहुत महत्वपूर्ण होता है। और अगर देखा जाए तो एकांकी यह संस्कृत के रूपक प्रकार अंक, व्यायोग, प्रहसन जो हास्यात्मक नाटक होता है,
वह प्रहसन जिसको आजकल स्किट के रूप में भी चला हवा युद्ध या फिर कपिल शर्मा शो या फिर हास्य जत्रा, महाराष्ट्र से हास्य जत्रा, इस रूप में दिखाया जाता है, वो भी एक प्रकार के नाटक ही हैं। वीर रस के नाटकों को व्यायोग कहा जाता है। तो कभी ये 1 अंकों के, कभी 2 अंकों के, कभी 3 अंकों के, कभी 7 अंकों के बड़े नाटक, कभी 10 अंकों के बड़े प्रकरण, ये ऐसे पहले हुआ करते थे। अब उसकी जगह सीमित होते होते कम 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 होते गए हैं। यानी ये विधा भले ही भारतीय अंक या व्यायोग या प्रहसनों में से आई हुई हो, लेकिन फिर भी आज की जो एकांकी है वह प्रभावित है किससे? वह प्रभावित है पाश्चात्य एकांकियों से। जैसे मैंने उल्लेख किया था कि फ्रांस में एक बहुत बड़ा नाटक खेला जा रहा था और रात भर चलने वाला नाटक, ट्रेजेडी नाटक खेला जा रहा था, और वो नाटक देखने से पहले जो लोग आ रहे थे, धीरे धीरे संख्या बढ़ रही थी, तो पूरा वो नाट्यगृह भर जाए इससे पहले, और जो आए हुए लोग उनका भी मन रमा रहे, इसलिए उन्होंने क्लॉ ऑफ मंकी यानी बंदर का पंजा नाम का एक छोटा सा कर्टन रेजर खेला गया, जिसका रूपांतर बाद में एकांकी में हुआ। और ये कर्टन रेजर इतना प्रसिद्ध हुआ, ये एकांकी इतनी प्रसिद्ध हुई कि लोगों ने उतना ही देख करके पूरे नाटक को बिना देखे वापस चले गए, और फिर उसी के प्रयोग ज़्यादा होने लगे। हिंदी में भी अदरक के पंजे जैसा बहुत, यानी बंदर का पंजा का रूपांतर अदरक के पंजे के रूप में भी किया गया था। ये बहुत महत्वपूर्ण विधा के रूप में सामने आया, क्योंकि ये पाश्चात्य एकांकी से प्रभावित है। इसलिए इसका स्वरूप विधायक तत्वों की चर्चा पाश्चात्य विद्वानों की मान्यताओं के आधार पर ही की जा सकती है, भरत मुनिया आचार्य विश्वनाथ के रूप में नहीं की जा सकती। पाश्चात्य विद्वानों के अनुसार एकांकी के 8 तत्व हैं। ध्यान देखिए, उन्होंने नाटकों के 6 तत्व माने हैं, लेकिन एकांकी के 8 तत्व माने हैं। इनके अंतर्गत मूल विचार, प्रभाव, समस्या या संदेश या उद्देश्य, ये पहला उसका तत्व है। दूसरा तत्व है एकता, जिसको हम एकान्विति कहते हैं या संकलन त्रय कहते हैं। फिर उसके बाद संक्षिप्तता, नाटक छोटा होना चाहिए तब वो एकांकी होगा। संकलन त्रय की बात तो हमने की है। उसके बाद कथा वस्तु, पात्र, कथोपकथन जिसको संवाद भी कहा जाता है, और आगे है अभिनयशीलता। तो ये 8 तत्व हैं। कौन कौन से हैं? मूल विचार या उद्देश्य या समस्या या प्रभाव, दूसरी एकता, तीसरी संक्षिप्तता, चौथा संकलन त्रय, पांचवी कथा वस्तु, छठा पात्र, सातवां संवाद या कथोपकथन, और आठवां अभिनयशीलता। ये एकांकी के 8 तत्व हैं। आपने भी अगर ऐसे एकांकियां देखी होगी, हमने अनेक वर्षों से एक एकांकी के परीक्षक के रूप में हमने बहुत से एकांकियों को देखा है। और आज भी देखिए, हमारे धाराशिव या उस्मानाबाद शहर में जो क्रीड़ा विभाग है, उस क्रीड़ा विभाग की ओर से हर वर्ष एकांकी प्रतियोगिता ली जाती है, जिसमें हमने काम भी किया हुआ है। 2-4 एकांकियों का, मराठी एकांकियों का हिंदी भाषांतरण भी करवा के दिया है, जिसमें 45 मिनट से ज़्यादा का समय नहीं दिया जाता, और जिसमें 11 पात्रों से ज़्यादा पात्र नहीं आ सकते। इस प्रकार के उसके कुछ नियम हैं। तो ये सारी बातें इसके अंतर्गत आती हैं, और हिंदी विद्वानों ने भी इन्हीं 8 तत्वों को स्वीकार किया है। केवल संकलन त्रय के संदर्भ में थोड़ा सा मतभेद है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा, सेठ गोविंद दास, डॉक्टर नगेंद्र ने संकलन त्रय को किसी न किसी रूप में स्वीकृति दी है, लेकिन डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल जैसे बहुत बड़े नाटककार ने, बहुत बड़े एकांकीकार ने इसका विरोध किया है। अधिकांश विद्वानों ने एकांकी के 7 तत्व माने हैं, जिनमें ये जो है तत्व संकलन त्रय एक नहीं है। कौन कौन से हैं? कथा वस्तु, पात्र या चरित्र चित्रण, द्वंद्व या संघर्ष, अंतर्द्वंद्व या संघर्ष, कथोपकथन या संवाद, प्रभाव ऐक्य जिसको एकान्विति कहा जाता है, और अभिनयता, और अंत में उद्देश्य। ये 7 तत्व माने हैं। अब इनमें से एक एक को हम आपके समूह प्रस्तुत करेंगे। कथा वस्तु, ध्यान रहे, संक्षिप्तता एकांकी की कथा वस्तु का सबसे प्रधान शर्त है। सबसे प्रधान शर्त क्या है? एकांकी के कथा वस्तु की सबसे महत्वपूर्ण शर्त संक्षिप्तता है। उसकी महत्वपूर्ण विशेषता संक्षिप्तता है। एकांकी में मानव जीवन का क्रमबद्ध विवेचन न होकर मानव जीवन के किसी एक अंश, किसी एक क्षण, किसी एक चरित्र, किसी एक कार्य, किसी एक पृष्ठभूमि, किसी एक परिपार्श्व,
किसी एक भाव की कलात्मक अभिव्यक्ति होती है। कथा वस्तु चुस्त दुरुस्त और गतिशील होनी चाहिए। इसमें वस्तुगत कार्य की 3 अवस्थाएं होती हैं, प्रारंभ, विकास और चरमोत्कर्ष। जिसको हम अंग्रेजी में ये कहते, देखिए, क्लाइमैक्स। वो क्लाइमैक्स देखने के लिए लोग आते हैं। इसमें मतलब ये जो आरंभ, विकास और चरमोत्कर्ष है या क्लाइमैक्स है, वो ये 3 ही तत्व उस कथानक में होते हैं। बाकी के प्रारंभ, प्रयत्न, प्राप्त्याशा, नियता, फलागम या फिर बीज, बिंदु, प्रकरी, पताका, ये सारे तत्व उसमें नहीं आते। केवल 3 तत्व आते हैं, शुरुआत, आरंभ, विकास उस कथानक का, और चरमोत्कर्ष पे जाकर के उसकी समाप्ति। ये 3 ही तत्व आ जाते हैं। कथा वस्तु में सर्वत्र आश्चर्य, कौतूहल और जिज्ञासा के तत्व आवश्यक होते हैं। आगे क्या होगा? देखिए, कोई भी नाटक, कोई भी सिनेमा, कोई भी एकांकी तब तक प्रेक्षणीय होती है जब तक वो प्रेक्षक को अपने से बांधे रखती है और कथानक में ऐसे परिवर्तन लाती है कि प्रेक्षक अपनी कुर्सी से न हिले, उठे नहीं, बाहर न जाए। उसके मन में औत्सुक्य होना चाहिए कि आगे क्या घटना होने वाली है, आगे कौन सा पात्र क्या एक्शन करने वाला है, आगे कौन से क्या घटना घटने वाली है। और यही जिज्ञासा, यही आश्चर्य, यही कौतूहल, ये एकांकी के कथानक का प्राण है। उसके उपरांत दूसरा तत्व आता है पात्र या चरित्र चित्रण। एकांकी में कथावस्तु से भी अधिक महत्वपूर्ण स्थान पात्र और उसके मनोविज्ञान का होता है। इसके पहले मैंने कहा था कि चित्रपट, यह सिनेमा, यह निर्देशक का माध्यम है, लेकिन नाटक या एकांकी अभिनेता का माध्यम है, नटों का माध्यम है। क्योंकि उसमें पात्र या चरित्र अपने अंतर्द्वंद्व को प्रकट करता है। ध्यान रहे, सारी घटनाएं, नाटक में होने वाली सारी घटनाएं, सारा कथानक किसके आधार पर होता है? किसी व्यक्ति के आधार पर। वही व्यक्ति नेता होता है, वही अभिनेता होता है, वही नट होता है, वही चरित्र होता है। नाटककार इन्हीं के माध्यम से एकांकी की मूल अनुभूति व मूल घटना को प्रकट करता है। सीमित पात्र या पात्रों का सहज स्वाभाविक चित्रण एकांकी की सफलता के लिए अनिवार्य शर्त होता है। तीसरी चीज है अंतर्द्वंद्व, द्वंद्व या संघर्ष। ध्यान रखिए, कोई भी कथानक बिना द्वंद्व के निर्माण नहीं होता। अगर नायक है तो खलनायक भी है, अच्छाई है तो बुराई भी है, सत्य है तो असत्य भी है, धर्म है तो अधर्म भी है, पाप है तो पुण्य भी है। इन दोनों के बीच में होने वाला संघर्ष, ये द्वंद्व ही कथानक की कहानी को आगे बढ़ाता है। बाह्य तथा कभी कभी यह संघर्ष बाह्य होता है, प्रत्यक्ष रूप में तलवार की लड़ाई हो सकती है, लेकिन कभी कभी अंतर्द्वंद्व होता है। जैसे कि हेमलेट का था, टू बी और नॉट टू बी, दैट इज द क्वेश्चन। जगावं की मरावं, हाच एक प्रश्न आहे, करूं या न करूं। जैसे कि अर्जुन के सामने आया था महाभारत के युद्ध का प्रसंग कि अपने ही भाइयों को मार करके मुझे त्रैलोक्य के राज्य नहीं चाहिए। तब श्री कृष्ण ने उन्हें गीता सुनाकर कहा था कि यहाँ भाव महत्वपूर्ण नहीं, यहाँ कर्तव्य महत्वपूर्ण है। और इसी माध्यम से उसका पशुपेश निकल गया था, करूं या न करूं, किम कर्तव्य मूढ़ अवस्था चली गई थी। और इसी अवस्था के माध्यम से आगे जाकर के अर्जुन ने इतने बड़े युद्ध को जीत लिया। यही नाटक में चलता रहता है, मैं करूं या न करूं, आगे बढ़ूं या न बढ़ूं, सोचूं या न सोचूं। ऐसे में समय निकल जाता है। उससे अच्छा है कि कोई एक्शन करके उस कथानक को आगे बढ़ा दिया जाए। और यही द्वंद्व, आंतरिक द्वंद्व, जिसमें कल भी मैंने कहा था कि जयशंकर प्रसाद जी का नाटक अजात शत्रु, इसमें अजात शत्रु का अंतर्द्वंद्व क्या है? अजात शत्रु एक बौद्ध व्यक्ति है, उसने बौद्ध धर्म में प्रवेश कर लिया है। उसके राजमहल में हमेशा बौद्ध भिक्षु अपना पात्र लेकर के भिक्षा मांगने आते हैं, लेकिन उनका बेटा अजात शत्रु ये देने नहीं देता। वो कहता है कि ये अपव्यय है। तब किसी प्रकार से अजातशत्रु का पिता बिंबिसार कहीं से थोड़ा सा अनाज लेकर के भिक्षुकों को देता है, लेकिन ये देते समय उसके मन में मेरा बेटा मुझ पर क्रोध तो नहीं करेगा, इस प्रकार की भावना है। मतलब पुण्य तो वो करना चाहता है, लेकिन डर है बेटे का कि ये काम करूं या ना करूं। तो इस प्रकार का अंतर्द्वंद्व हमें दिखाई देता है। नाटककार इन्हीं के माध्यम से एकांकी की, मतलब एक मिनट रह गया,
संघर्ष जो होता है, नाटक में जो संघर्ष होता है, वो कथ्य कथानक में सहज नाटकीयता, द्रुतता और तीव्रता का समावेश करके एक ओर तो उन्हें चरम सीमा की ओर ले जाता है, क्लाइमैक्स की ओर ले जाता है, तो दूसरी ओर प्रेक्षकों को अपने साथ बांधे भी रखता है। यही अंतर्द्वंद्व प्रेक्षकों को अपने साथ बांधे रखता है। अगला है संवाद या कथोपकथन। यह एकांकी का एक अनिवार्य और मूलाधार तत्व है। संक्षिप्त, रोचक, नाटकीय, मर्मस्पर्शी, कलात्मक संवाद योजना एकांकी को सफल बनाते हैं। संवादों की भाषा शैली में अपूर्व संयम, चयन, परिष्कार एवं प्रवाह का होना अनिवार्य है, और इसलिए छोटे छोटे चुटीले संवाद होने चाहिए, प्रश्नोत्तरात्मक संवाद होने चाहिए। लंबे लंबे अगर व्यक्तिगत स्वगत बड़े बड़े हो जाएं तो फिर से एकांकी की कालावधि बढ़ेगी और प्रेक्षक उठ करके बोर होकर के चले जाएंगे। इसलिए चटपटे संवाद, प्रश्नोत्तरात्मक संवाद बहुत जरूरी है। एकांकी की परिमितता का मतलब एकांकी बड़ी होनी चाहिए छोटी के कारण इसके प्रत्येक शब्द और प्रत्येक वाक्य को नपा तुला नगीने के समान होना चाहिए। मतलब प्रत्येक शब्द को सोच विचार करके प्रयोग करना चाहिए। मतलब इतना छोटा शब्द, ज्यादा बढ़ोतरी, शब्दों की स्फीति नहीं होने देनी है, शब्दों का प्रवाह नहीं बढ़ने देना है, अपितु कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक भाव। जैसे बिहारी के बारे में कहा गया था ना, किसी ने कहा देखिए सतसैया के दोहरे अरुणा बग के तीर, देखन में छोटे लागे घाव करत गंभीर। वैसे छोटे छोटे संवाद होने चाहिए एकांकियों के। फिर उसके उपरांत है प्रभाव ऐक्य। एकांकी के सभी तत्वों को समन्वित करने वाला तत्व है प्रभाव ऐक्य। मतलब कथा वस्तु, चरित्र हो, द्वंद्व हो, संवाद हो, इन सभी तत्वों का एकत्रित प्रभाव जो प्रेक्षक पर पड़ता है, दर्शक पर पड़ता है, उसके लिए दर्शक आता है। लेखक जीवन का जो पक्ष, जो उद्दिष्ट, उद्दीप्त क्षण, सामान्य समस्या प्रस्तुत करे या प्रभाव डालना चाहे तो उसे पहले प्रभाव लाना चाहिएगा कथा वस्तु में, फिर चरित्र में उसे प्रभाव लाना चाहिए, संवादों में कथोपकथन में लाना है, वातावरण में लाना चाहिए। तो ये सारा का सारा अगर एकत्रीकरण है तो लेखक की लक्ष्य पूर्ति में वो सहायक होता है। उसके समस्त सूत्र उसी पर एकाग्र होकर के केंद्रित होने चाहिए, तभी वह एक ही बिंदु, वह एक ही उद्देश्य से प्रभावित होकर के अधिक से अधिक प्रेक्षक इस प्रकार के एकांकियों को देखने का साहस करेंगे, उनको रुचि निर्माण हो जाएगी। अगला है उद्देश्य। एकांकी के कई उद्देश्य हो सकते हैं, परंतु उसका सर्वप्रधान उद्देश्य और प्रमुख वास्तविक लक्ष्य मानव जीवन का आदर्श और यथार्थ चित्रण है। दोनों प्रकार का, आदर्श भी और यथार्थ भी, क्योंकि आदर्श और यथार्थ दो ऐसी चीजें हैं जिनके माध्यम से मनुष्य कुछ करना चाहता है। यथार्थ में आकर के वो कमाने लगेगा और आदर्श में जाकर के वो अपने कल्पना की उड़ान भरेगा। ये दोनों चीजें आवश्यक है। और अंतिम है अभिनयशीलता। एकांकी दृश्य काव्य है, इसलिए नाटककार को चाहिए कि मंचीय सीमाओं का ध्यान रखते हुए एकांकी लिखे। अभिनेता की दृष्टि से पर्याप्त रंग संकेत अवश्य होने चाहिए। मतलब एकांकी में देखिए कैसे होते हैं, एकांकी या नाटक में एक पात्र का नाम होता है, उसके बाद विसर्ग डैश होता है और उसने क्या कहा वो संवाद होता है। लेकिन कभी कभी वो कंस में लिखना पड़ता है, चिल्लाते हुए, चुप रह करके, घबरा करके, उठ करके जा रहा है, वहां पास आ रहा है। ये रंग संकेत कंस में लिखने चाहिए, जिसको आजकल देखिए पटकथा की भाषा में बहुत महत्व दिया जाता है। एकांकी इन तत्वों को देखने पर, एकांकी के इन तत्वों को देखने पर ये कहा जा सकता है कि एकांकी न तो बड़े नाटक का संक्षिप्त रूप है और न कहानी का संभाषण। इसमें कहानी भी है, संभाषण भी है बड़े नाटकों, लेकिन इतना ही नहीं, अपितु इससे भी ज्यादा है। अंततः वस्तुतः जिस प्रकार उपन्यास का कहानी छोटा रूप है, जिस प्रकार से प्रबंध काव्य का मुक्तक काव्य छोटा रूप है, उसी प्रकार से नाटक का एकांकीय छोटा रूप है। लेकिन ये अपने आप में एक अलग विधा है, अपने आप में एक स्वतंत्र विधा है। तो इस प्रकार से हमने देखा
एकांकी, और मेरे ख्याल से आपने बीए प्रथम वर्ष के द्वितीय सत्र में जोशी सर जी से अलग एकांकियाँ, एकांकी नए पुराने और चुने हुए महिला एकांकीकार, इसकी सारी एकांकियाँ पढ़ी हैं। जैसे उदाहरण के रूप में पर्यावरण की समस्या को समझाने वाली एकांकी, जिसका नाम देखिए कोल डस्ट थी, या फिर महिलाओं की आपसी राजनीति का वर्णन करने वाली कहानियाँ थी, या मीना कहाँ है जैसी एकांकी थी। तो ये सारी एकांकियाँ बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपने कहानियाँ भी पढ़ी, देखिए उपन्यास भी पढ़े आपने, आपने अमिता और आपका बंटी उपन्यास पढ़े, तो कहानियाँ भी पढ़ी हैं। जमींदार का दृष्टांत कहानी पढ़ी, एक टोकरी भर मिट्टी कहानी पढ़ी है। तो ये उपन्यास, छोटे उपन्यास, सूक्ष्म उपन्यास के रूप में आप पैनी कहानी लाते हैं, उसी प्रकार से बड़े नाटक की जगह एकांकी छोटे नाटक के रूप में हम प्रयुक्त करते हैं। महाकाव्य की जगह है मुक्तक काव्य, उसी प्रकार से नाटक की जगह है एकांकी। अब चलते हैं ध्वनि नाटक या रेडियो नाटक की ओर। इसमें इसकी एक मर्यादा है, देखिए ध्वनि नाटक की एक मर्यादा है कि ये दृश्य काव्य नहीं, अपियुक्त श्राव्य काव्य है। इसमें संवादात्मक एवं ध्वन्यात्मक अभिनय की प्रधानता रहती है। रेडियो नाटक बहुत से, आप अगर एफएम अपने उस्मानाबाद के रेडियो स्टेशन के बैंड पर जाकर के बैंडविड्थ पर, अब मोबाइल में भी वो ऐप रेडियो का आप इंस्टॉल कर सकते हैं, उसको सुनेंगे तो आपको बहुत मजा आएगा। सुनते सुनते आप दूसरा काम करते करते भी नाटक सुन सकते हैं, जिसको मराठी में कौटुंबिक श्रुतिका कहते हैं, पारिवारिक श्रुतिका कहते हैं। वो बहुत ही महत्वपूर्ण नाटक होते हैं। एक महत्वपूर्ण बात मैं बताना भूल गया, हिंदी में एक पूर्णकालीन ध्वनि नाटक आया था जो अंधायुग नाम से प्रसिद्ध है, धर्मवीर भारती द्वारा। ये पहला रेडियो नाटक है जो लगातार 10-10 दिन तक सुना जा सकता है, इतना बड़ा नाटक है, जिसमें महाभारत के उपरांत, महाभारत के युद्ध के उपरांत जो पांडवों और कौरवों की अवस्था होती है, अश्वत्थामा की क्या अवस्था होती है, गांधारी कुंती की क्या अवस्था होती है, विदुर की क्या अवस्था होती है, धृतराष्ट्र की क्या अवस्था होती है, श्री कृष्ण की अवस्था होती है, 5 पांडवों की आवश्यकता क्या होती है, और बचा हुआ एक कौरव, सौतेला कौरव जिसका नाम युयुत्सु है, उसकी क्या अवस्था होती है, उस पर लिखा गया एक नाटक है। ये भी एक ध्वनि नाटक है, ये भी एक रेडियो नाटक है जो बहुत लंबा है, लेकिन ध्वनि एकांकी उससे छोटा है। इसमें देखिए मूल में ये जो अभिनय प्रधानता जिसमें होती है, वाचिक अभिनय की या संवादों की प्रधानता रहती है, वातावरण की सृष्टि उसमें होती है, केवल शब्दों के द्वारा। भावों का आरोह अवरोह वहाँ ध्वन्याश्रित होता है, ध्वनि के आधार पर होता है। यानी रेडियो नाटक सुनेंगे तो आपको देखिए कि रेलवे की आवाज़, बस की आवाज़, व्यक्ति के चलने की आवाज़, दौड़ने की आवाज़, फाइट करते समय डिशुम डिशुम की आवाज़, ये सारी आवाज़ें आपको सुनाई देंगी, दिखाई कुछ नहीं देगा, लेकिन फिर भी हम ये समझेंगे कि ये पार्श्व संगीत ऐसा है और उसमें संवाद इस प्रकार से है। कभी कभी गीत भी उसमें आ सकते हैं। रेडियो नाटक का कथ्य कथानक सीधा सरल होता है। इसमें किसी कार्य की एकता भी आवश्यक होती है, जिसको संकलन त्रय की एकता हम कहते हैं। वो भी पात्र कम होने पर भी उन्हें स्मरण रखा जा सकता है। रेडियो मतलब उपन्यासों के रेडियो रूपांतरण, कहानियों के रेडियो रूपांतरण, नाटकों के रेडियो रूपांतरण, ये सब आप इसमें देख सकते हैं। रेडियो प्रहसन भी कुछ होते हैं, संगीत रूपक भी होते हैं, जिसको संगीत नाट्य भी कहा जाता है। जैसे मराठी में देखिए बहुत सारे संगीत नाटक हैं, अभिज्ञान शाकुंतलम का मराठी रूपांतरण, या फिर पंडित राज जगन्नाथ के जीवन पर आधारित नाटक, जिसके अंतर्गत के देखिए मराठी जितने भी ध्वनि नाटक हुए हैं उनमें या संगीत नाटक हुए, संगीत नाटक रूपायित भी होते, ध्यान रखिए, लेकिन संगीत नाटकों में गीतों का प्राधान्य होता है। जैसे जय जय गौरी शंकर नाटक के गीत हैं, या फिर अलग अलग कुछ गीत इसमें आ जाते हैं।
जय गंगे जय भागीरथी जैसा। संगीत नाटक अलग चीज है और रेडियो नाटक अलग चीज है। इसमें अलग अलग रूपक होते हैं, झलकियां होती हैं कुछ। ये आपको देखने पड़ेंगे। अब इसके उपरांत हम चलते हैं दूरदर्शन नाटक, जिसको धारावाहिक कहा जाता है, टेली ड्रामा और टेलीविजन सीरियल जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है। दूरदर्शन का प्रसार दृश्य काव्य को एक नया माध्यम प्रदान करने के लिए हुआ दिखाई देता है, जहां एक और मंचीय नाटक है, एकांकी का प्रसारण दूरदर्शन के माध्यम से होता है। मैंने जितने भी संगीत नाटक देखे हैं वो सारे के सारे संगीत नाटक मैंने दूरदर्शन पर ही देखे हुए हैं। दूसरी ओर इस नए माध्यम के मद्देनजर रख करके दूरदर्शन नाटक भी कुछ हो गए, सिनेमा भी दूरदर्शन पर दिखाए जाते थे, धारावाहिक भी आ गए। और धारावाहिकों में हिंदी धारावाहिकों का कोई जवाब नहीं है। देखिए, सबसे पहले हम लोग जैसे धारावाहिक आ गया, उसके उपरांत बुनियाद जैसा धारावाहिक आ गया, और रामायण महाभारत ने तो क्रांति कर दी, चंद्रकांता ने क्रांति कर दी लगभग। ऐसा कहा जाता था मानो जब ये टीवी नया नया आया था 80 के दशक में, और रामायण हर रविवार सुबह 8:45 से 9:30 तक चलता था, उस काल में रास्ते के रास्ते सुने हो जाते थे। ये प्रभाव था दूरदर्शन के सीरियलों का। बाद में देखिए चंद्रकांता जैसी सीरियल आई, युग जैसी सीरियल आई, बेताल जैसी सीरियल आई, शक्तिमान जैसी सीरियल आई, स्वाभिमान जैसी सीरियल आई। तो इन सभी सीरियलों में एक एक कड़ी के रूप में, जैसे जैसे नाटक में एक एक अंक होता है, या जैसे उपन्यास में एक एक प्रकरण होता है, उसी प्रकार से कड़ियां जोड़ी गई, और इन कड़ियों को जोड़ जोड़ कर एक सीरियल, एक श्रृंखला बनती है। और पुराने जमाने में देखिए 13 के पहाड़े के संख्या में एपिसोड दिए जाते थे। मतलब समझिए एक सीरियल 13 की है तो 13 दूनी 26, इस प्रकार से। लेकिन जब प्राइवेट चैनल आ गए, और जिसमें से जी और सोनी जैसे चैनल आ गए, तो तारा नाम की एक सीरियल आ गई जिसके हजार एपिसोड हुए। सीआईडी जैसा धारावाहिक के तो लगभग 16 वर्षों तक वो धारावाहिक चलता रहा। तो ये एक प्रकार से दूरदर्शन या टेलीविजन के अलग अलग चैनलों पर चलने वाले ये रहे। जैसे शिव पुराण है, हर हर महादेव जैसी है, संसार जैसी सीरियल बहुत दिनों तक चली। और ध्यान रखिए कि जैसे दूरदर्शन पर ये दृश्य नाटक आ गए, तो जो रंगमंच की मर्यादाएं थी वो मर्यादाएं टूट गई। रंगमंच पर क्या करते थे आप, 18x18 फीट के रंगमंच पर सब कुछ दिखाने की कोशिश करते थे। लेकिन अब कैमरा जो है, दूरदर्शन का कैमरा, वो कहीं भी जा सकता था। वो बालकनी पर जा सकता है, वो घर के अंदर जा सकता है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग पर जा सकता है, वो रास्ते पे जा सकता है, वो क्रीड़ांगनों में जा सकता है, वो हवाई यात्रा करने वाले विमान के अंतर्गत भी रखा जा सकता है, वो रेलवे में भी ले जा सकता है, वो बस में भी ले जा सकता है। तो बहुत सारी मर्यादाएं टूट गई रंगमंच की, और दूरदर्शन का कैमरा कहाँ तक जा सकता हो वहां तक जा करके इस प्रकार के टेली ड्रामा और टेली सीरियल्स बनने लगे। धारावाहिक के रूप में एक विस्तृत कथा पटल जो नाटक के लिए अब तक संभव नहीं हो पाया था, वो प्राप्त हुआ। हजारों एपिसोड होने लगे एक सीरियल के। लेकिन एक बात यह भी हुई कि सजीव अभिनेता का उत्स्फूर्त अभिनय जो प्रेक्षागृहों में, जो रंगमंच पर होता था, वो थोड़ा सा कम हो गया। और सामाजिकों की जो नाटक प्रत्यक्ष रूप में व्यक्तियों को देखते देखते की जो एक विशिष्ट मानसिकता हो जाती थी, वो दूरदर्शन में नहीं होने पाए। इतना ही नहीं, कभी कभी नाटक के मूल पाठ की अपेक्षा यंत्र तंत्र की शरणागता मनोरंजन या
अतिरिक्त उपदेश प्रधानता के कारण इन सब दृश्य काव्यों का समीचीन विकास नहीं हो पाया। अब धीरे धीरे ये भी बढ़ता जाएगा और आज देखते हैं कि हम वेब सीरीज के रूप में जो दूरदर्शन की मर्यादाओं को तोड़ करके आगे चले गए। जो चीजें दूरदर्शन में हिंसा जैसी कुछ चीजें दूरदर्शन पर पारिवारिक रोगों में नहीं दिखाई जा सकती थी, वह भी आज वेब सीरीज में दिखाई जाने लग गई है। तो उसके बुरे परिणाम भी हैं, नहीं है ऐसा नहीं, लेकिन अच्छी सीरियल भी आ रही। अच्छी वेब सीरीज में 2-3 नाम मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। पहला है, देखिए, जो असुर नाम की वेब सीरीज, बहुत ही महत्वपूर्ण वेब सीरीज, जो मिथकीय चेतना से प्रभावित ऐसी वेब सीरीज आ रही हैं। कुछ देखिए, यानी अपराध कथाओं पर आधारित वेब सीरीज बन रही है। कुछ वेब सीरीज राजनीति पर आ गई है। अभी अभी मेरे ख्याल से 10वीं नाम की एक वेब सीरीज आई है जो एक नेता, अनपढ़ नेता को के जीवन को चित्रित करती है। कुछ ऐसी क्राइम थ्रिलर स्टोरीज भी आ रही हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण फलक आज हमें प्राप्त हो रहा है और मनोरंजन के साधन जो पहले केवल रंगमंच तक सीमित थे दृश्य काव्य के रूप में, वो आज आपके मोबाइल तक आ चुके हैं। जैसे हम अपनी ये जो पढ़ाई है ये भी मोबाइल के माध्यम से कर रहे हैं। तो देखिए कि हर चीज की, हर माध्यम की कुछ कमियां होती हैं, कुछ विशेषताएं होती हैं, कुछ सीमाएं होती हैं, कुछ मर्यादाएं होती हैं। तो रंगमंच की सारी मर्यादाओं को तोड़ करके आज हम सिनेमा, रेडियो, दूरदर्शन और यहाँ तक कि वेब सीरीज, वेब डॉक्यूड्रामा तक हम आ चुके हैं। तो इस पद्धति से मनोरंजन के क्षेत्र में नए नए प्रयोग हो रहे हैं। न जाने आगे क्या होगा। विकास की कोई एक निश्चित सीमा नहीं होती। हम जब बीएससी में पढ़ा करते थे तब हमारे अध्यापक कहते थे कि आपको दूरदर्शन है, हर शनिवार रविवार आपको एक एक मराठी फिल्म, एक हिंदी फिल्म देखने को मिल रही है, आपको इससे ज़्यादा मनोरंजन की क्या आवश्यकता है। लेकिन अब उसके बाद देखिए इतनी सीरियल्स आ गए, इतने वेब सीरीज आ गए, इतने ओटीटी प्लेटफॉर्म आ गए, तो आप जो देखना चाहे आप देख सकते हैं। ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। आज की तासिका हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको कुछ प्रश्न पूछने हैं तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं। आज की तासिका में हमने एकांकी, रेडियो नाटक, सिनेमा, दूरदर्शन धारावाहिक और वेब सीरीज के बारे में चर्चा की है। इनमें से कुछ बातें आपकी समझ में नहीं आई हैं तो मैं बताने के लिए बाध्य हूँ। आप 1-2 मिनटों में पूछ सकते हैं। कुछ पूछना है धनश्री जी? नहीं सर। ठीक है। अवंती जी, आपको कुछ पूछना है? ठीक है, कोई जवाब नहीं। तो आज हम यहीं रुक जाते हैं। जय हिंदी, जय नागरी, धन्यवाद।